गाँव से, अलग अलग इंस्टीट्यूशन से अलग अलग लोग हमारे पैनल में आते हैं, डिबेट करते हैं और अपनी अपनी राय रखते हैं, अपनी अपनी बातें रखते हैं। लेकिन सवाल एक ये उठता है कि हम किस पैनलिस्ट की बात को माने, किस पैनलिस्ट की बात में सच्चाई कितनी है। हम नहीं बोलते कि कोई पैनलिस्ट हमारा गलत है, कोई सही है। सबको अपने अपने तरीके से, अपने अपने नजरिए से सबका सोचना है, सबका मानना है। कोई बोलेगा कि भाई निर्मला सीतारमण का बजट कुछ अलग है, कोई बोलेगा पेट्रोल का भाव महंगा हुआ है, कोई बोलेगा पेट्रोल का भाव अपनी जगह पे सरकार के हाथ में नहीं है, कोई बोलेगा इसके लिए जिम्मेदार केंद्र सरकार है, कोई बोलेगा इसके लिए जिम्मेदार राज्य सरकार है। सबके अपने अपने, स्कूल की फीस के लिए सरकार जिम्मेदार है, कोई बोलेगा मैनेजमेंट जिम्मेदार है, कोई बोलेगा टीचर जिम्मेदार है, कोई बोलेगा ट्रस्टी जिम्मेदार है। हर चीज को, बिजली बिलो चाहे, लेकिन एक बात फैक्ट जो होती है कि वाकई में हमारी रेगुलेटरी अथॉरिटी क्या होती है, हमारे सिस्टम क्या होते हैं, उस सिस्टम में हम कहाँ पे अपनी आवाज को किस तरीके से ले जाएंगे कि जिसके ऊपर अमल होगा। डिबेट और पैनल एक अपनी अपनी राय रखने के लिए होते हैं, क्योंकि हम सबको बोलने की आज़ादी है। लेकिन आज हम अपने इस मेट्रो स्पेशल में हफ्ते भर के सारे पैनलिस्टों के, सारे डिबेट के सारे मुद्दों को हमने अपने टेबल पर हम लोगों ने उसको परखा, उस पर चिंतन किया, उस पर मंथन किया। तो ये समझ में आया कि दर्शकों को, मेट्रो मुंबई के जो दर्शक हैं, उनको हम सही दिशा, सही गाइडलाइंस इस चैनल के माध्यम से क्या क्या दे सकते हैं। इसके लिए हमारे निवेदन पे हमारे चैनल के एसोसिएट डायरेक्टर निखिल मोरसावाला जी हमारे साथ ज्वाइन हुए हैं, आए, और हम लोगों ने पूरे डिस्कशन के साथ आपका इस पूरे आज के कार्यक्रम में, आज का कार्यक्रम हम लोग इसको चैनल का जो आवाज है, चैनल की नजरिया, चैनल की जो सोच है, चैनल का जो एक देखा जाए तो मोटो है, और हमारे जो सब्जेक्ट पे सही तरीके से लोगों को दिशा निर्देश करना, उसके लिए हम लोगों ने इस कार्यक्रम को रखा है एक स्पेशल। और हर संडे को एक कार्यक्रम आपको मिलेगा जो हम पूरे नियम कानून लीगल हर पद्धति से पूरे परख करके आपको एक सही निचोड़ आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले हम आते हैं मुद्दे पर पेट्रोल के। पेट्रोल महंगा हुआ है, 93 रुपए प्रति लीटर हुआ है। आम लोगों में, आम नजरिए से देखा जाए तो यह हुआ कि पेट्रोल महंगा हो गया। ठीक है, पेट्रोल महंगा हुआ है, लेकिन क्या ये सरकार के हाथ में है, केंद्र सरकार के हाथ में है, राज्य सरकार के हाथ में है, पेट्रोलियम मिनिस्ट्री के हाथ में है? क्या वजह है? इस सब चीजों को, तथ्यों को बड़ी बारीकी से निखिल जी ने पूरा इसका अध्ययन किया, निकाला, निचोड़ निकाला, और पूरे डेटा के साथ आपके साथ आज हम इनके साथ डिस्कशन करेंगे। पहले तो आपका पूरे मेट्रो में के दर्शकों की तरफ से एक आपका हम वेलकम कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं। पहले ये बताइए कि सबसे पहले कि पेट्रोल के भाव बढ़ते क्यों हैं? पेट्रोल के भाव में कमी अक्सर देखा जाए तो कमी तो आती नहीं, लेकिन उछाल होते रहते, बढ़ते ही रहते हैं। इसका वजह क्या होता है? क्या सरकार पेट्रोल के भाव को बढ़ा करके कुछ अपने फायदे कमाने चाहती है, या जनता का फायदा करना चाहती है, या जनता को परेशान करना चाहती है, या उसके हाथ में कुछ नहीं है? नमस्ते, आपने मुझे आज बुलाया, बहुत खुशी हुई। और मैं आप हर दिन 5 से लेकर 6 बजे तक आखिर क्यों तो देखता ही हूँ, और मेरे ख्याल से बहुत ही बढ़िया कार्यक्रम है। लेकिन इसलिए बोल रहा हूँ कि जब 5 या 4 राजनेता मिलते हैं साथ में, तो शायद शोर शराबा ज़्यादा होता है, बिल्कुल। और उसमें वाद विवाद भी थोड़ा कभी कभी हीटेड हो जाता है, भावनाओं में। तो इसमें जब हमारे दर्शक जो हैं वो उस सारा शोर सुन के इसमें से क्या सच, क्या झूठ, क्या सही, क्या गलत,
और किसके हाथ में क्या है। तो जैसे आपने पूछा, तय नहीं कर पाते। तय नहीं कर पाते। जी, आप कांग्रेस को पूछेंगे तो बोलेंगे बीजेपी जिम्मेदार है, जी। बीजेपी को पूछेंगे तो बोलेंगे कांग्रेस जिम्मेदार है, जी या जो भी पार्टियां विपक्ष में है वो बोलेगी सरकार जिम्मेदार है, सरकार बोलेगी विपक्ष जिम्मेदार है। जी तो पेट्रोल का जो बड़ा ही इम्पोर्टेंट मुद्दा जो है, मैंने पिछले 6 दिन आपका कार्यक्रम देखा तो शायद 6 दिन में से 4 दिन तो पेट्रोल की ही बात होती रही। और शायद आपने ये भी बोला किसी ने आंदोलन भी किया और कोई रास्ते पे भी उतर आए थे। हाँ। शिवसेना परसों शिवसेना रोड जी पे सड़क पे थी। जी जी जी। तो मैं थोड़ा वक्त लूंगा इस पे थोड़ा समझाने के लिए मेरे दर्शकों को, क्योंकि ये समझना बहुत जरूरी है जी। कि पेट्रोल क्या चीज है, जी आता कहाँ से है जी। और भाव कैसे तय होता है। जी उस दिन देखिए 2 आंदोलन हुए थे निखिल जी। एक आंदोलन था बिजली बिल को लेकर, बिल्कुल, जिसपे भारतीय जनता पार्टी को के कार्यकर्ता सड़क पर उतरे थे। जी। और उसी दिन एक शिवसेना का आंदोलन था जी। जो पेट्रोल को लेकर था। देखिए शिवसेना के कार्यकर्ता पेट्रोल की महंगाई को लेकर के उतरे जी। थे। दोनों का क्या एक दूसरे के सरकार के खिलाफ आंदोलन सही था या जनता को कुछ न कुछ अलग दिशा में भटकाने का प्रयास था? तो पहले उसके जरिए पहले तो फैक्ट हम समझते पहले तो हैं। फैक्ट समझ लेते हैं, क्योंकि मेरे ख्याल से हमारी जनता इतनी इंटेलिजेंट है, इतनी सक्षम है जी। कि अगर उनके सामने हम फैक्ट रखोगे बिल्कुल तो बिल्कुल इसका जो डिसीजन लेना है वो कि खुद सही ले है, लेंगे। वो खुद ले बिल्कुल लेंगे। सही, तो सही। मेरे ख्याल से हमारे इस प्रोग्राम के माध्यम से हम इनके सामने सिर्फ फैक्ट रखते हैं। जी, जी। और फिर आप और हम अपना ओपिनियन तो देंगे ही, जी, जी। लेकिन जनता अपने आप में एकदम सक्षम है इसमें डिसीजन लेने के जी, लिए। जी। तो पहले पेट्रोल के ऊपर 2 मिनट बात कर लेते हैं कि पेट्रोल का जो प्रोडक्शन है, जी जो उत्पादन है, जी वो एक ऑर्गेनाइजेशन है ओपेक, OPEC। जी, जी। ये ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। जी इसमें करीबन 12-13 मेंबर है, जी। जिसमें मेन है सऊदी अरेबिया, ईरान, वेनेजुएला, इराक, कुवैत। ये सारे तेल बनाते हैं, तेल का उत्पादन वहाँ होता है। जी भारत अपने आप में तेल सेल्फ सफिशिएंट नहीं है, नहीं है, बिल्कुल हम इसका सारा इंपोर्ट करते हैं। जी अब जब भाव घटता बढ़ता है इंटरनेशनल मार्केट में तो किस बेसिस पे करता है? जी तो ये लोग नक्की करते हैं या तय करते हैं कि उत्पादन कितना होना चाहिए, डिपेंडिंग ऑन डिमांड। कि डिमांड है तो प्रोड्यूस करिए, और अगर डिमांड नहीं है तो प्रोड्यूस कम करिए। जी। अगर उत्पादन कम करते हैं तो भाव बढ़ता है, उत्पादन बढ़ाते हैं तो भाव कम होता है। तो इसका कोई किसी का कंट्रोल भारत सरकार में या किसी की राज्य सरकार में नहीं है। जी ये ओपेक तय करती है कि भाव क्या होगा। ये भाव होता है, इसको कहते हैं ब्रेंट। ब्रेंट का भाव रोज पब्लिश होता है। अब हमने एक 10 साल का एक कैलकुलेशन या एक एनालिसिस किया है, और अगर वो चार्ट आप ला सके स्क्रीन पे, जी, जी। कि 2011 में जी ब्रेंट का क्या भाव था, जी 2021 में ब्रेंट का क्या भाव है, जी 2011 में डॉलर किस रेट से चल रहा था, जी 2021 में डॉलर किस रेट से आ रहा है? अगर वो चार्ट दर्शकों को दिखाए तो वो, हाँ जी बिल्कुल। तो अब देखिएगा दिसंबर 2011 में पेट्रोल का भाव था 71 रुपया, उस वक्त डॉलर था 52 रुपया 88 पैसे, और ब्रेंट का भाव था 95 रुपया डॉलर प्रति बैरल, $95। कच्चा तेल जिसको प्रोसेस करना पड़ता है, रिफाइन करना पड़ता है यहाँ इंडिया में लाके, जो ONGC वगैरह करते हैं। 70 रुपए 66 पैसे जो है वो पेट्रोल का भाव था, और इसके डॉलर का भाव था 52 रुपए 88 पैसे, और बैरल का भाव था, कच्चे तेल का भाव था 95 रुपए। अब आर्ग्यूमेंट क्या निकला है कि ब्रेंट का भाव कम हुआ है, जी हाँ, और हमारा पेट्रोल का भाव बढ़ गया। ये कैसे, ये क्या जाती है? अब तीनों चीज को समझना जरूरी है। बहुत आपने जरूरी, बहुत बढ़िया टॉपिक लाया जी। अब फरवरी 2021। अब उससे आप आगे आइए फरवरी 2021। सिर्फ कितने देर की बात है, थोड़ी देर अंतराल की बात है, चलिए 10 साल की बात, दिसंबर 2011 और फरवरी 2021, ठीक है। 10 साल का अंतराल के भाव में क्या जी। तो अब ब्रेंट हो गया है 59 रुपया जी। तो इसीलिए आपने सारे विपक्ष वाले जो केंद्रीय सरकार में विपक्ष कि भाई हाँ, तो आप और बढ़ाया क्यों, भाव बढ़ाया क्यों? लेकिन बीच में देखा जाए तो यूएस डॉलर, हर चार्ट को देखा, यूएस डॉलर जो 73 रुपए हो गए, मतलब वो सीधा 52 रुपए से बढ़ करके 73 रुपया हो गया। ये करीब 8-13, मतलब एक तरीके से 21 रुपया बढ़ गया। तो आपको प्रतिशत में नीचे दिखाया मैंने कि ब्रेंट का भाव घटा 38% से, USD बढ़ा 38%। 38% में तो ज्यादा बढ़ा हुआ है, बढ़ा हुआ ज्यादा दिख रहा है। यानी एक जो घटा और दूसरा बढ़ा तो वो बैलेंस हो गया, बैलेंस हुआ। लेकिन पेट्रोल का भाव 33% बढ़ा है जी 10 साल में। जी। अब इन्फ्लेशन भी है जी। तो अगर इन्फ्लेशन आपका 5% सालाना है जी,
और आपका पेट्रोल का भाव बढ़ा है 3.23% से, तो जी, मेरे जी, ख्याल से जी क्या पेट्रोल महंगा है इन्फ्लेशन जरूर मतलब इनकम, नहीं, इन्फ्लेशन यानी जो महंगाई बढ़ती है, महंगाई बढ़ती है। अच्छा। महंगाई का जो दर बढ़ता है हर महीने जी, हर जी, साल, जी, 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 तो महंगाई तो बढ़ती ही है, जी। वो किसी भी देश में बढ़ती है, कहीं 1% बढ़ती है, कहीं 2, कहीं 3, कहीं 4, कहीं 11, 12, 15 तक जाता है। हमारे देश में 4.9% के हिसाब से ये 10 साल का महंगाई एवरेज जी, है, जी। ये पिछले 10 साल जी, का एवरेज और उस हिसाब के हिसाब से पर ईयर जो है वो 3.23 के हिसाब से पेट्रोल बढ़ा है, यानी इन्फ्लेशन के बराबर रहा है। हाँ, बराबर रहा है। तो सिर्फ आप पेट्रोल को ही उठा के बोलेंगे पेट्रोल महंगा क्यों, तो मेरे ख्याल से ये नाइंसाफी है। सब कुछ बढ़ा हुआ है, जी, जी, जी। पेट्रोल भी बढ़ा है। जी। इसका मतलब ये नहीं है कि पेट्रोल महंगा नहीं है, पेट्रोल बहुत महंगा है जी। और पेट्रोल के भाव को कम करना जरूरी है इन्फ्लेशन को कंट्रोल में लाने के लिए, लेकिन समझना जरूरी है कि ये भाव क्यों है। क्यों है जी। ये ना किसी राज्य सरकार, हम राज्य सरकार कहेंगे आप वैट कम कर दो 26%, जी, जी। आप हाँ, अब ये बात आती है कि राज्य सरकारों का सबका अलग अलग वैट लगता जी। है। अब जैसे महाराष्ट्र की दें तो महाराष्ट्र में 26% वैट लगता है। जी। केंद्र सरकार भी अपना टैक्स लगाती होगी, जी, बिल्कुल। वो 13% लगाती तो है। आपको एक आंकड़ा बता दूं कि अगर कोई टैक्स नहीं लगाता जी। है और सेस नहीं लगाता है जी। तो पेट्रोल का भाव 40 रुपया होना चाहिए। 40 रुपया होना चाहिए जी। 40 के ऊपर आज जो 93 रुपया चल रहा है उसमें 53 रुपया जो है वो सरकारों के पास जाता है, अच्छा। केंद्रीय सरकार के पास और राज्य सरकार जी। के पास। मतलब ये जितना पेट्रोल का भाव है उतना ही उससे टैक्स ज्यादा उससे ज्यादा सरकार के पास जा रहा है जी। हाँ। अब सोचने वाली बात ये है कि कहाँ जा रहा है और कौन क्यों दे रहा है, और कौन दे रहा है। ये पेट्रोल के भाव, पेट्रोल का यूजर जो जी। है वो कौन कौन लोग हैं, इस पे भी थोड़ा तो सा ये बहुत ही जरूरी समझना है कि जी, क्या जी। पेट्रोल का मुद्दा आम आदमी का मुद्दा है क्या। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसमें 2-3 बहुत ही इंटरेस्टिंग आंकड़े हैं जी, इंद्रपाल जी, 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 जी। जो आपके दर्शक शायद सुन के शायद सरप्राइज चौंक जाएंगे शक लगेगा लोगों कि भारत ये में देखिए फैक्ट है, जी, फैक्ट में जी, फैक्ट है जी। ये हाँ। सरकारी नंबर है, हमने कहीं नहीं, ये सरकार के वेबसाइट से सारे नंबर आए जी, हैं। जी 1000 नागरिकों में से जी 22 नागरिकों के पास गाड़ी है, जी। मतलब 2.2% जनता के पास गाड़ी है। फोर व्हीलर गाड़ी 4 व्हीलर 2.2% लोग यूज करते हैं प्राइवेट में, प्राइवेट सेक्टर की बात करते हैं, फैमिलीज की बात करते जी। हैं। और उसमें 97.8 जो है उनके पास गाड़ियां 4 नहीं व्हीलर है जी। अब आते हैं टू व्हीलर पे। जी 18 करोड़ टू व्हीलर है अपने देश में, 18 करोड़ 2 व्हीलर, मतलब 130 करोड़ जनता में 18 करोड़ टू व्हीलर है। जी। मतलब ये देखा जाए तो 15% जी। तो हाँ। 15 और 2.2 17.2% लोगों के पास या तो गाड़ी है या तो या टू व्हीलर है, है। मतलब जो पेट्रोल के लिए रोज जाते हैं। तो अब पेट्रोल मुझे बताइए इसमें आम जनता कहाँ से जी, इसमें 83%, 82% के पास तो गाड़ी है ही नहीं जी, उनको पेट्रोल पंप पे जाना ही नहीं है। बिल्कुल। तो ये पेट्रोल पंप पे नहीं जाना है तो 82% के तो ऊपर तो इसका कोई असर ही नहीं आ रहा है, क्योंकि वो खरीदार बल्कि है ही जो नहीं। पेट्रोल जो खरीद रहे हैं जी। उनसे जो पैसा मिल रहा है वो 82% लोगों के पास जाने वाला है। बिल्कुल सही जी, बोला आपने। जो सेस लेता है गवर्नमेंट, जी। सेंट्रल गवर्नमेंट, और जैसे ये जो 53% लिया जा रहा है, जी, मतलब जी। 53 रुपीज जो उसमें लिया गया, उसमें आप समझो 31 रुपया केंद्रीय सरकार लेती है। हाँ। और 23 रुपया राज्य सरकार लेती है, 53 में से। जी जी जी। तो और 30 रुपया है केंद्रीय सरकार का, उसमें से 42% वो राज्यों में बांटती है। अच्छा। यानी पूरा 30 रुपया केंद्रीय सरकार अपने पास नहीं रखती नहीं है। लेती। जो सेस लेती है उसमें से 42% जी। राज्यों का हिस्सा होता है और राज्यों में बंटता है वो। तो सिर्फ 58%, 30% का 58% केंद्रीय सरकार रखती है। मतलब इसमें भी 15 लगभग 14 रुपए तो और राज्य सरकार पे जाता है। और राज्य सरकार 23 रुपया पहले से ले रही है। जी, बिल्कुल। तो 14 और 23 मिला जुला करके 37 रुपए, 27 रुपए, 37 रुपए, हाँ, राज्य सरकार के पास जाता है। 37 रुपए राज्य सरकार ले लेती है। बिल्कुल। और 15 रुपए केंद्र सरकार के पास। तो राज्य सरकार का हिस्सेदारी पेट्रोल के टैक्स में ज्यादा है। अब इसमें कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि ये जो सेस होता है उसका उपयोग कहाँ होता है जी। ये समझना जरूरी है। जो हमने बताया कि जो 83% लोग हैं उनके पास न गाड़ी है न स्कूटर है, वो कैसे ट्रैवल करते हैं? बस में जाते हैं, बिल्कुल ट्रेन में जाते हैं। नहीं। तो इसके जो भाव है, बस के भाव और ट्रेन के भाव, इनको नियंत्रण में रखने के लिए ये सेस का उपयोग किया जाता है। वो एक यूज है। बिल्कुल। दूसरा, ये सरकार ने और पहले भी सरकारों ने गरीबों के घरों में मुफ्त में गैस का 8 करोड़ घरों में मुफ्त में गैस जाने का दावा किया है। बिल्कुल बिल्कुल। अब ये इन्होंने दावा किया है, कितने गया? 6 करोड़ गया होगा, 7 करोड़ गया होगा, जो भी एक्चुअल फिगर होगा। जी, जी, जी। लेकिन इतने घरों में गैस, कुकिंग गैस, जो खाना बनाने के लिए जो गैस चाहिए, 8 करोड़ के हिसाब से अगर परिवारों में
500 रुपए के हिसाब से भी गैस का अगर रेट पकड़े, जी हम 500 या 400 पकड़े सब्सिडी लेके 400, तो 8 चौक 32 मतलब 3200 करोड़ बिल्कुल इतने का ये फ्री दिया जाता है। और वो मेंटेन कहाँ से होता है? ये हमारे टैक्सेस से ये maintain सेस से होता है। जी। तो या तो देखिए ये ट्रेड ऑफ है, आप बोलेंगे पेट्रोल का भाव कम करिए, सेस कम करिए, केंद्रीय सरकार बोलेगी ठीक है हम कम करते हैं, जी। फिर पैसा आएगा कहाँ से? तो बोले आयकर में दर बढ़ाओ। जी। तो देखिए सरकार का पैसा आता कहाँ से? जनता से, कर बिल्कुल, सही- कर सही- वसूली बिल्कुल, करके। सही बात है, सरकार बिल्कुल। अपना फैक्ट्री लगा के कुछ कमाती तो है बिल्कुल, नहीं, या तो फिर वो नोट छापेगी, बिल्कुल, जो भी नुकसानदायक बिल्कुल, है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो टैक्स तो सरकार को जमा करना ही है इस खर्चे के लिए। जी तो सोचने वाली बात यह है कि पेट्रोल एक तो आम आदमी की चीज जरूरत नहीं है, जी इट इज नॉट अ नेसेसिटी जी 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 इन इंडिया, जी। इट इज अ लग्जरी। जी आपको दूसरा आंकड़ा है कि अमेरिका में 1000 में से 980 लोगों के पास गाड़ी है। वाह वाह क्या 1000 में से 980 उसमें 90% तो गाड़ी यूजर है, 98%, 98%, 2% don't have a car. In India 2% have a car, 98 don't have a car. तो सोचने वाली बात यह है कि जब ये बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना क्यों हो रहा है? जी, जी, जी। अब जब ये आम जनता का मुद्दा ही नहीं है, जी, जी। तो फिर ये आम जनता में मुद्दा उछाला क्यों जाता है? ये तो आम जनता को हमें एडुकेट करना जरूरी है कि पेट्रोल का भाव बढ़ने से क्या उनके ऊपर फर्क पड़ता है? जरूर पड़ता है। नहीं, बस के भाड़े अगर बढ़े, बस के भाड़े वो बढ़े, चलते हैं। सब्जी मंडी में अगर भाव बढ़ते हैं, सब्जी की भाव क्योंकि आप ट्रांसपोर्ट करते हो, सब्जी कहीं उगती है और आती कहीं है तो ट्रक में आती है, तो अगर डीजल का भाव बढ़ता है 2-4-10% तो पड़ता ही है, असर पड़ता है। लेकिन इसमें भी एक बात बता दूं कि ये केंद्रीय सरकार राज्य सरकार का जो झगड़ा चलता है ना, जो सब्जी मंडी है, जो मंडी मार्केट है, एपीएमसी है, ये किसके कंट्रोल में है? हाँ, APMC राज्य सरकार के कंट्रोल में है। अच्छा, तो अब अगर हम आज हमारे राज्य सरकार के प्रबंधकों को पूछेंगे कि भाई ये पेट्रोल का भाव और सब्जी का भाव का क्या संबंध है, क्योंकि कंट्रोल तो आप कर रहे हो जी, तो बोलेंगे नहीं, केंद्र जिम्मेदार है। तो बोले केंद्र जिम्मेदार है। केंद्र बोलेगी हम कहाँ से जिम्मेदार है, हमने तो राज्य को सब सौंप दिया, आप करिए आपको जो करना है। इनके झगड़े में जो आम जनता है वो बेचारी दब जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमें ये समझना जरूरी है कि पेट्रोल आम जनता का मुद्दा शायद नहीं है, कुछ हद तक है, जहां तक महंगाई का सवाल है, सब्जी फूड इन्फ्लेशन जो खास करके है, बताएंगे 8-10%, जी बिल्कुल 8-10% इफेक्ट होता है, बाकी 90% इफेक्ट नहीं होता है पेट्रोल से। बिल्कुल। और 2% जो टैक्स देते हैं, वो टैक्स का फायदा 82% लोगों को मिलता है। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही बोला। कितने घरों में 2-2, 3-3 गाड़ियां? 82% लोगों को ज्यादातर इस टैक्स को लेकर, महंगा पेट्रोल की महंगाई को लेकर के टेंशन नहीं करना चाहिए, बिल्कुल चिंता में नहीं पड़ना चाहिए। उनके ऊपर 10% का असर आता है, जो सब्जी उब्जी के असर पे, महंगाई पे आता है, लेकिन उसके हिसाब से लोगों का इनकम भी ग्रोथ भी बढ़ता है। कोविड की महामारी से बेरोजगारी की वजह से शायद थोड़ा ज्यादा दुख होता है, तकलीफ आया, लेकिन वो मेरे ख्याल से अब दिख तो ये रहा है कि अर्थव्यवस्था के ऊपर जो अच्छा असर जो अभी आया कोविड के बाद वाला, रोजगारी भी बढ़ेगी, आमदनी भी बढ़ेगी। और हमारी तो शुभ इच्छा यही है कि हमारे जितने दर्शक हैं जो देख रहे हैं वो सब सुकुशल हो, सफल हो अपने काम में, और हम तो यही प्रार्थना करेंगे। और मेरे ख्याल से ये पेट्रोल का जो इलेक्शन मुद्दा या इसको राजनीति की नजर से इसको नहीं देखना चाहिए, तो फिर कुछ सेंस बनता है कि सरकार जो बैठी है राज्य में और केंद्र में, दोनों सक्षम है, दोनों अपनी जगह जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं। उनके झगड़े में हमें अगर घसीट रहा है कोई, तो सोच समझ के अपने को नहीं जाना चाहिए, और जाना चाहिए तो सोच समझ के कि सही क्या है और गलत क्या है। बिल्कुल। ना कि जब नारेबाजी लगा दी बिना सोचे समझे कि वो गलत है। और हमारे ये प्रोग्राम का ऑब्जेक्टिव ये है, हम जनता को ही, सिर्फ अपने दर्शक को बताने आए हैं। हमें न तो राजनीति करती है, न तो चुनाव जीतने हैं, न तो चुनाव लड़ने। देखिए हमें न टीआरपी चाहिए न वोट चाहिए। हमारा पहला ही स्लोगन है, हमें टीआरपी का नहीं है कोई गम, और हमें राजनीति का कोई नहीं है पूरा चिंता। हम सिर्फ जागरूकता फैलाने के लिए मेट्रो मुंबई की शुरुआत हुई है, और हम मेट्रो मुंबई के, कम से कम मुंबई के दर्शकों को हम बता सकें कि फैक्ट में आपका हक क्या है, और आपकी लड़ाई कैसे शुरू करनी है, और आपको किसके लिए लड़ना है जी, और किससे लड़ना है। बिल्कुल, तो ये चीज के लिए हम लोग ये बात रखें। पेट्रोल को लेकर के जैसे जैसे चुनाव आते हैं, पेट्रोल की बात हर लोगों के मैन्युफैक्चर में आ जाता है, एजेंडे में आ जाता है कि हम इसको पेट्रोल का भाव कम करेंगे, महंगाई कम करेंगे, लेकिन कोई सरकार कम करती नहीं है कभी। महंगाई कभी कम होती ही नहीं। इस पे थोड़ा सा हम चाहेंगे कि थोड़ा हर जनता इस
प्रश्न का हर लोग जहाँ पे जाओ सब लोग ये बोलते हैं कि कोई सरकार महंगाई कम क्यों नहीं करती। तो इसका एक थोड़ा सा जो अगर सिंपल शब्द में मैं बताऊं कि जब आप समझो आपके घर की आमदनी एक सिंपल कि आप पति पत्नी है, हाँ, 10 साल पहले मान लीजिए हमारी इनकम था 10,000, आपकी इनकम समझो 50,000 है जी, और आपने पूरा एक लिस्ट बना दिया मेरा खर्चे का जो इतना चाहिए और खर्चा बनता है 60,000 जी, अब आमदनी है 50,000, जी। तो आप क्या करोगे? आप ये 10,000 रुपये का एक लोन लेंगे जी, क्योंकि आमदनी कम है, खर्चे ज्यादा है जी, और 10,000 के ऊपर आपको ब्याज भरना पड़ेगा। जी, जी। तो इसको क्या कहते हैं सरकार में? डेफिसिट फाइनेंसिंग। जी, 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 डेफिसिट फाइनेंसिंग का मतलब ये हुआ कि देश की आमदनी है 100, जी। देश का खर्चा है 120। ओहो, अब सरकार जो है ये इसको बैलेंस करने की कोशिश करती जी, है। जी, जी। कैसे? उत्पादन बढ़ाओ, बिजनेस बढ़ाइए, GDP, आयात निर्यात पे कंट्रोल GDP, लाइए, जो GDP जीडीपी को- बढ़ाइए। जी, जी। तब ये जो डिफरेंस जो है 120 और 100 में वो कम करने की कोशिश, या तो 100 को 120 करेगी या 120 को 110 करेगी, जी, जी, जी। दोनों में बैलेंस। तो जब तक बैलेंस बजट नहीं, जैसे हम घर में करते हैं ना कि हस्बैंड बोलेगा चलो मैं नौकरी करता हूँ, मैं 2 घंटा साइड में एक नौकरी कर लूंगा, मुझे और 10,000 रुपए आएगा तो चाहिए, बजट बैलेंस हो बैलेंस हो जाएगा। जाएगा। या पत्नी बोलेगी मैं घर में कुछ खाना वाना बना हाँ, के कुछ सप्लाई कर- हाँ, करूंगी हाँ, जी, या हाँ। किसी को ट्यूशन दूंगी, हाँ, नेबर के बिल्कुल, बच्चों को ट्यूशन देके बिल्कुल, कमाऊंगी। बिल्कुल। तो आप इसको आप ऊंचे देश के स्तर पे ले जी, जाइए जी। कि देश में जो सरकार है जी। ये उनका हम उनके परिवार है, जी। राइट? तो ये 130 करोड़ का परिवार है। जी। अब इसमें उत्पादन बढ़ाना जरूरी है। जी। हमें और इसमें हमारा योगदान बहुत बड़ा है। जी। जब हम हमारा बोलते हैं, मैं आम आदमी की तरफ से बोल रहा हूँ जी। कि इसमें आम आदमी का योगदान बहुत जरूरी है कि हम छुट्टियां न ले, घर पे सोए नहीं, काम पे जाइए, उत्पादन करिए। इसका इफेक्ट सिर्फ आपके घर पे नहीं पड़ता है, देश पे पड़ता है। मतलब जैसे कोरोना काल में जो मोदी जी ने बोला था लोकल फॉर वोकल, हाँ। मतलब अपने प्रोडक्शन को बढ़ाना बिल्कुल, है। बिल्कुल। हर अपने आदमी अपने लोकल जितने प्रोडक्ट हैं उनको हम मार्केटिंग देना है, उनको ब्रांडिंग देना है और बाहर में निर्यात करना है। बिल्कुल। मतलब बाहर में हमको भेजना है। बिल्कुल। अब अगर भेजने का मतलब ये, अगर देखिए हमने मोदी का नाम ले लिया तो कुछ लोगों को समझ में आएगा कि शायद ये चैनल बीजेपी समर्थक है, मोदी और समर्थक है। ऐसा नहीं। आपने लाल कलर का जैकेट भी पहना है। हमने ये दिखाना है, हमने देखिए हमारा जो मकसद है सिर्फ इतना है कि हम जो फैक्ट है वो बता रहे हैं। हम न तो मोदी की बात कर रहे हैं, न तो उद्धव ठाकरे जी की बात कर रहे हैं, न शरद पवार की बात कर रहे हैं। हम जो बात कर रहे हैं सिर्फ ये बात कर रहे हैं कि जनता के हक की लड़ाई का मकसद क्या है जी। और जनता को कहाँ पे लोग भटकाते हैं और कहाँ पे लोग उसको सही दिशा देते हैं। तो जो आपने बताया लोकल फॉर वोकल जी, वो जीडीपी, उसका क्या रोल है इसमें? इसमें बहुत ही बड़ा रोल है क्योंकि आप जितना सेल्फ सफिशिएंट होते हो जी। कि मेरे घर में जो बनता है, जी। जैसे मैं घर में खाना पकाता हूँ तो मुझे सस्ते में पड़ेगा, मैं बाहर से खाना मंगाऊंगा तो महंगा पड़ेगा। जी। तो आप ये समझिए कि भारत की जो रिक्वायरमेंट पेट्रोल की है, जैसे जी, जी। तो घर में बनता है 10 लीटर, जी, जी। मुझे चाहिए 15, जी। तो 5 बाहर से आता जी। है और बाहर वाला पेट्रोल महंगा पड़ता है। जी, तो आप या तो आपका उत्पादन बढ़ाइए जी, या आपका यूज कम करिए, जी, जी, है ना? तो हमें वोकल फॉर लोकल का मतलब ये है कि हम हमारे देश में बैठ के सारा उत्पादन जो हमारे जो नीड है यही बनाए, न कि चाइना से लाए, जी, न कि अमेरिका से लाए, जी, जी, न कि जर्मनी से लाए, जी, जी, क्योंकि वो महंगा पड़ता है। जी, जी। फिर आपकी जो कमाई है वो उनके पास जाती है। जी। आप यहाँ बनाएंगे, आप यहाँ से खरीदेंगे तो यहाँ का पैसा यहाँ यहाँ पे रहेगा। बिल्कुल, बिल्कुल। जो हमारे इंडिपेंडेंस के टाइम पे कहते थे स्वराज इज माय बर्थ राइट, हाँ। और हमारे देश की जैसे सोने गांधी की जी कहते चिड़िया थे, इसीलिए बोला जाता था जी, ना कि लोग बिल्कुल। बाहर की चीजें कम आती थी। बिल्कुल, सब घर यहाँ की हम तो चीजें सब भेजते थे बाहर, हम तो सब बाहर भेजते थे। भेजते थे, जी। इसलिए सोने की चिड़िया थी। जी। आज हम हर चीज बाहर से लेते हैं। जी। अब अभी तक तो चाइना के प्रोडक्ट चली बंद हुआ, नहीं तो चाइना के ऐप, चाइना के मोबाइल, बिल्कुल। चाइना की ये, चाइना की बिल्कुल। चीज, और हर घर में कम से कम चाइना के फटाके फोड़ते हैं जी, दिवाली में। हर घर में साहब कम से कम 25% अभी भी चाइना के चीज ही चल रहे हैं। बिल्कुल। ये जो हम लोग ये माइक्रोमैक्स और जो आपका जो कंप्यूटर के जो वीवो हम सॉफ्टवेयर वगैरह लेते जो है वो, हैं, जो सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, काफी जी। चीजें तो ये चाइना की हैं। तो ये चाइना, अब गीगाबाइट चाइना का है, जी। जो भी चीज है। तो ये सारी चीजों को जब तक हम डेवलप नहीं करेंगे, हमारे देश में डेवलप नहीं होगा, तब तक हमारे देश का पैसा तो बाहर जाने वाला है। जी। तो आपका जो मकसद है कि हमारे अंदर प्रोडक्शन बढ़ना चाहिए, वो, तो हाँ, अब वो जीडीपी पे किस तरीके से असर पेट्रोल का पड़ता है? तो जीडीपी का क्योंकि जो अगर आपका मतलब हम बात कर रहे थे कि महंगाई बढ़ती क्यों है। इंपोर्ट को हिंदी में शायद आयात कहते हैं और जी। एक्सपोर्ट को निर्यात कहते जी, हैं जी, ना। जी, जी, तो जी। हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है
हम जो इंपोर्ट करते हैं वो एक्सपोर्ट से ज़्यादा है। जी 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 तो हमारे को डेफिसिट फॉरेन करेंसी में भी पड़ता है। जी तो इसमें सबसे बड़ा कंपोनेंट है पेट्रोल का। जी 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 हम जितना पेट्रोल कम इंपोर्ट करेंगे उतना हमारे देश के लिए अच्छा होगा। तो ये जो डिफरेंस है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का वो घटेगा। वो घटेगा। तो जी। या तो हम पेट्रोल खुद बनाएं जी। या और हमारा ये संभव पेट्रोल नहीं, ये उतना नहीं बन पाता। या पेट्रोल कंजम्पशन जी, जी। करें। जो इस सरकार ने, पहले की सरकार ने सोलर है, विंड एनर्जी है, बायोमास है, जो रिन्यूएबल एनर्जी हाँ, है हाँ, हाँ। उसका उपयोग उपयोग करें। करें। इसलिए सोलर की गाड़ियां निकाल रहे, इलेक्ट्रिक गाड़ियां निकाल रहे हैं, जो अभी इलेक्ट्रिक रिक्शा निकाली गवर्नमेंट उसका ने, असर पड़ेगा कुछ। बहुत ही पड़ेगा क्योंकि पेट्रोल का कंजम्पशन जैसे एक तो कम हमारा होगा, पोल्यूशन भी कम होगा बिल्कुल। और दूसरा हमारा इकोनॉमी पे भी असर पड़ेगा। बिल्कुल। और बिजली का जो उत्पादन है जी। वो ऑयल से न होके, कोयले से न होके अन्य किसी तरीके से हो, जो नेचुरल तरीके से, तो उससे बहुत फर्क पड़ेगा। तो हमारे देश में ये बड़ा कार्यक्रम निकला है सोलर का, विंड का, बायोमास का। और मेरे ख्याल से हमारे यहाँ इतनी इंजीनियरिंग कैपेबिलिटी है, घर घर में इंजीनियर है। घर-घर तो, में तो, इंजीनियर। तो ये करने के लिए हमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। सिर्फ जी क्षमता, हार्डवर्क, श्रम जी की जरूरत है जी। और जनता को जागरूक होना है कि हमें ये करना है। जी 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 अगर आप घर में नहीं हो तो लाइट बंद करिए, घर में नहीं हो तो फैन बंद करिए, जरूरत नहीं है टीवी तो 10 घंटा मत चलाइए, जी। फ्रिज तो आप चलाएंगे ही, लेकिन एसी कम चलाइए, 24 पे चलाइए। एक अलग अलग तरीके हमारा कंजम्पशन कम जी, करने जी, 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 का। कम कंजम्पशन कम करेंगे तो हमारी बिजली का यूज कम होगा, मतलब- तो तेल कम लगेगा। मतलब खर्च कम करना है, आमदनी बढ़ाना है। बिल्कुल। बस एक परिवार का जो सिस्टम है वो बजट पूरे देश बैलेंस का करना सिस्टम है, ये भी देश का जी सिस्टम। जी जी जी। अच्छा, अभी एक हम पेट्रोल के ऊपर बात की। पेट्रोल की बातों को मुझे लग रहा है कि शायद सबको समझ में आ गया होगा कि पेट्रोल का भाव, आपने जो चार्ट दिखाया, चार्ट में इतना क्लियर हो चुका है कि बैरल, डॉलर, ये दोनों मिला करके हमारी पेट्रोल के भाव को एक दिशा तय होता है। जी। उसके बाद हमारा आता है जो महंगाई दर, जी। और उसके बाद आता है पेट्रोल की कीमत का दर। जी। तो ये सारी चीजें कई चीजों पे डिपेंड करता है। जी। अब कंजम्पशन जितना हम कम करेंगे जी। उतना भाव कम होगा, जी। कंजम्पशन बढ़ाएंगे तो भाव बढ़ेगा। लेकिन जो आप बताए निखिल जी, सही बात बताए कि सिर्फ 2.2% लोगों को ऊपर टैक्स लगाया जाता है पेट्रोल का, जो भरते हैं। अगर 15% बाइक वालों को पकड़ लिए तो वो भी पकड़ लीजिए। इनके टैक्स को हम 82% लोगों में ज्यादातर उनको फायदा मिलता है। जी। तो इसलिए पेट्रोल की महंगाई को लेकर के जो पॉलिटिशियन हम जनता को बताते हैं कि जनता त्रस्त है, परेशान है, उसको लूटा जा रहा है, महंगाई बढ़ाई जा रही है, और जनता आप को जब तक बस के दर बरकरार रखते हैं या जी। कम करते हैं, हाँ। तब तक जनता ठीक है। ठीक है। बस के भाव मत बढ़ाइए, ट्रेन के भाव मत बढ़ाइए, जी। क्योंकि यहाँ पे आम जनता 83% भारतीय इसमें जाते हैं। बिल्कुल। मुंबई उस में 82% शायद- का भाव देना है। बिल्कुल। अगर ट्रेन के टिकट का भाव बढ़ा, 2 रुपए भी बढ़े तो तो नुकसान है। आपको बोलना है, बिल्कुल। तब आप बोल सकते हो। अगर बस का भाव बढ़ता है तो बोलिए। बिल्कुल लेकिन बोलिए। पेट्रोल का भाव अगर बढ़ता है और ट्रेन के टिकट के भाव नहीं बढ़ते नहीं हैं तो समझे कि सरकार ने आपके लिए अच्छा काम किया है। बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल। बस एक बस मीटर पैमाना। ये बहुत क्लियर मुद्दा और है। राज्य सरकार अगर बस के भाव को टिकट को नहीं बढ़ाती है तो उन्होंने अपना काम कर उन्होंने लिया। अपना काम किया है। जी। ये पेट्रोल के बढ़े हुए कीमत के उतार चढ़ाव के असर का हमने एक सही आकलन आपको दिया है। जी। अब हम आते हैं दो चीज, हमारे साथ हितेंद्र बिजली कुमार भी पे। जुड़े हैं। हाँ, अच्छा। हमारे जो न्यूज एडिटर हैं मेट्रो मुंबई के, चूंकि चैनल की आवाज है, चैनल जी। की नजरिया, चैनल बिल्कुल, की बिल्कुल। समीक्षा है, इसलिए मैं उनको भी सोच रहा हूँ कि इसकी में थोड़ा हिस्सा बिल्कुल, बनाते हैं। बिल्कुल। हितेंद्र कुमार जी, आपने पूरा सुना होगा, आपने देखा होगा, पेट्रोल की कीमत से जनता पर, आम पब्लिक पर कोई ज्यादा असर नहीं। चलिए हम उनको थोड़ा सा मुझसे बाद में बात करते हैं। जी। एक चीज हम और आगे बढ़ते हैं निखिल जी की, एक जो बिजली बिल, ये बड़ी समस्या कोरोना काल को लेकर के बनी। कोरोना काल सदी का सबसे बड़ी त्रासदी रही है, और बड़ा लंबा लॉकडाउन लोगों को घरों में रहना पड़ा है, और ऐसे में कमाई कम हुई, इनकम कम हुआ, रोजी रोजगार की समस्या रही। मतलब इनकम ग्रोथ में कहीं न कहीं कुछ बदलाव आया, गिरावट आई। जीडीपी उसके लिए -8.2 पे गई है। तो अब जरा सा भी बिजली का बिल अगर हमारे पास 400 आता है, और बताने जैसे कि हमारी इनकम अगर हमारे 10,000 हैं और उसमें खर्चे हमारे 10,000 से 200 भी ज्यादा हो जाता है, तो हमें तकलीफ हो जाती है। तो ऐसे कंडीशन में इनकम जो हमारा पहले 10,000 था,
वो 8,000 हो गया, जी। वो 7,000 हो गया, जी। और बिजली का बिल बढ़कर के जो 600 आता था वो 700 हो गया, जी। तो 700-800 हो गया, वो 100 रुपया भी डिफरेंस आता है। जी, जी। तो कम पैसे वालों को ज्यादा ये बहुत दिखता तकलीफ है, होती है। बड़ी बिल्कुल, दिक्कत। बिल्कुल। हमारे पास अगर 10,000 से 20,000 में इनकम बढ़ गई, बिल्कुल। तब हमें 100-200 बढ़ा तो हमें दिखता नहीं, पता नहीं चलता, हम बोलने भी नहीं जाते। जी। लेकिन इस कोरोना काल ने लोगों के अपने दर्द को निकाल के बाहर करने के लिए मजबूर किया। जी। अब बिजली का बिल बढ़ता कैसे है, बिजली का दर बढ़ता कैसे जी। है, और उसकी वजह क्या है? तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि बिजली का जो मुद्दा है वो आम आदमी का मुद्दा है, जी। क्योंकि हर एक आदमी को बिजली चाहिए। जी। और इंद्र पवार जी को हम थोड़ा जोड़ेंगे जी। और पेट्रोल के ऊपर जानेंगे कि पेट्रोल के ऊपर, क्योंकि वो आम लोगों के तब पब्लिक से हमेशा टच में रहते हैं, जी। और जैसे ही जुड़ते स्क्रीन पे आएंगे तो मैं हमसे बात करेंगे, जी। लेकिन फिलहाल बिजली के ऊपर बात करेंगे। जी। बिजली तो बिजली का जो मुद्दा है, जी। मेरे ख्याल से अब तक जितनी भी सरकार आई है केंद्र में, राज्य में, बहुत ही अच्छी तरह से इन्होंने बिजली के कॉस्ट को अच्छी तरह से नियंत्रित किया हुआ जी। है। अब मुद्दा कब खड़ा हुआ? जब हमने प्राइवेटाइज किया। जी। जब तक सरकार बिजली बनाती थी और बेचती थी और हम यूज करते थे, हम कभी रास्ते पे उतरे नहीं थे। जी। अब ये सडनली अंबानी, अडानी, आ गए, टोरेंट, नाम इनका जिक्र होने लगा हर इनका, डिबेट में, इनका हर जिक्र बात होने में। लगा। अब सडनली ये हो गया कि अरे अडानी के आने से ये हो गया, अंबानी के आने से ये हो गया, प्राइवेटाइजेशन होने से सरकार ने बेच दिया सब बेच- कुछ। जी, जी, जी। ये जो राजनीतिक जो आर्ग्यूमेंट जो खड़ा होता है, जी, और जी, जो जी। पिछले एक हफ्ते में मैंने सुना 2-4 बार ये जिक्र हुआ, जी। तो फिर मुझे लगा कि हम हमारे दर्शकों को सच बताएं। क्या सच है। बताएं, जी। तो सच क्या है जी। कि केंद्र सरकार ने एक कमेटी का गठन किया जिसको कहा जाता है सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन। जी। जी। ठीक है। जी। अब उसके अंडर में, जी। उसके अधिकार में हर राज्य में एक ईआरसी बना। जी। तो महाराष्ट्र में है महाराष्ट्र इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी जी, कमीशन, जी। एक होता है सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी जो केंद्र पे बैठा हुआ है, ऊपर बैठा CERC हुआ हो है। गया, जी, हाँ? वो ऊपर बैठा और इसके हुआ बाद जो है हर राज्य का अलग-अलग इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड बना, जी। जैसे महाराष्ट्र का बना तो MERC बना। MERC बना। जी। अब आपने प्राइवेटाइज किया, जी। रिलायंस को दे दिया इलेक्ट्रिसिटी, अडानी को दे दिया, अंबानी को दे दिया, जिसको भी दिया जी। आपने। अब शायद जनता में ये गलत कि इंप्रेशन हमको किया दिया जाता है अडानी की तरफ से कि लूटा जा रहा है। अडानी अपनी मनमानी कर सकता जी, है। जी, जी। कि कल उठ के उसने सोच लिया, नहीं मैं तो भैया 15 रुपया लूंगा यूनिट का, आपको चाहिए तो लीजिए, नहीं तो मत लीजिए। जी, जी, जी। ऐसा नहीं है, जी। क्योंकि MERC के तहत अगर किसी भी कंपनी को, या सरकारी कंपनी हो या प्राइवेट कंपनी हो, किसी भी इलेक्ट्रिसिटी कंपनी को अगर दर बढ़ाना है तो उसे याचिका करनी पड़ेगी MERC को महाराष्ट्र में। अगर गुजरात में है तो GERC को, कर्नाटक में है तो KERC को, वगैरह वगैरह। तो आप MERC को याचिका करेंगे पहले। वो चार्ट अगर ला सके इलेक्ट्रिसिटी वाला, इलेक्ट्रिसिटी वाला, हाँ, इलेक्ट्रिसिटी का चार्ट अगर लाएंगे तो बहुत क्लियर हो जाएगा। क्लियर हो जाएगा, जैसे कि पेट्रोल प्रोसेस का आया क्या वैसे होता इलेक्ट्रिसिटी, है। हाँ। हाँ, ये प्रोसेस ही जी, होता जी, जी, हाँ, है कि देखिए। पहले प्रोसेस है कि आप हाँ, एप्लीकेशन हाँ, दीजिए। जी, जी, तो जैसे अडानी, जब लोग अडानी तो एक नाम लेते हैं हम। अच्छा, मतलब जो टेरिफ डिटरमिनेटर ये पूरा साइकिल है। ये साइकिल ऐसे काम करता है। ऐसे जी, काम जी, करते हैं। जी, स्टेप जी। 1 क्या है जी। कि आप जो अडानी है उनको एक एप्लीकेशन दर्ज करना पड़ेगा MERC MERC में, ठीक। MERC इसको पड़ेगी। बिल्कुल, दर्शकों को ध्यान से देखना इस देखिए। चार्ट को पहले स्टेप या। में, कि अगर अडानी को 1 रुपए भी टेरिफ रेट बढ़ाना है, कुछ भी तब्दीली करनी है, तो पहला स्टेप है कि उनको MERC में एप्लीकेशन देना है। बिल्कुल, जी। उसमें फिर वहां पे उसके निरीक्षण होगा, जी। फिर इसको पब्लिश किया जाएगा न्यूज़पेपर में। मतलब Step 3 अच्छा, देखिए। हर जगह पब्लिक three के देखिए। बीच में जाएगा स्टेप Public 3, के बीच में। पब्लिकेशन ऑफ टेरिफ। यस, जी, बिल्कुल, फिर स्टेप 4 देखिए इस तरफ, जी, जी। कि हम, आप और हम, जी, पब्लिक आप और हम भी डिसाइड करते हैं, public ऑब्जेक्शन ही फाइल decide- कर सकते हैं। बिल्कुल। ये जनता को जागृत होना जरूरी है कि जब भी ये याचिका दर्ज होती है, ये आपके बीच में आते हैं आते अडानी, हैं, जी। और पूछते हैं आपको पूछते हैं, कि लेकिन भैया मैं हमें ये पता नहीं करूं चलता, क्या। हमें पता नहीं चलता, इसलिए पता चलता है कि हमारे प्रतिनिधि हमको बताते नहीं है। बिल्कुल। ये प्रतिनिधियों की जिम्मेदारी है, हमने प्रतिनिधि इसलिए चुन के भेजते हैं बिल्कुल। कि सरकार और व्यवसाय के बीच जो ब्यूरोक्रेसी है जी। और सरकार है, जिनके बीच में क्या क्या बदलाव हो रहे हैं, क्या क्या जो एग्रीमेंट जी, हो रहे हैं, जी। उसकी सही जानकारी हमारे तक पहुंचाना, जी। और हमको उसके ऊपर क्या एक्शन लेना ये बताना। जी, बिल्कुल। लेकिन ये लोग हमें बताते नहीं, हमने चुनकर दे दिया, जी। तो ये चुनकर समझने के बाद समझ गए कि हम तो अब राजा हो गए, हम सत्ता के मालिक हो गए, जनता का बिल्कुल। कुछ नहीं दिया। देखिए हमने जैसे प्रोग्राम के लिए बात बिल्कुल। की, सरकार का काम है नियंत्रण का
सही उपयोग जी, करना। जी, जी, व्यवसाय का काम है व्यवसाय का जी, काम करना। जी, कारपोरेट और गवर्नमेंट, जब ये दो अगर साथ में बैठ गई तो घोटाले तो हमें नुकसान, तब नुकसान, तब पब्लिक का बिल्कुल सही बात बोला। अगर सरकार अपनी जगह है, व्यवसाय अपनी जगह है, तो जनता सुरक्षित है, चाहे वो प्राइवेट के हाथ में व्यवसाय गया है, कहीं भी हो, किसी के हाथ कहीं में भी हो, कहीं जैसे कोई भी हम व्यवसाय लेके टेलीफोन को लीजिए, मोबाइल को लीजिए, मोबाइल कंपनियां लोगों के प्राइवेट हाथ में ही है, प्राइवेट ही कंपनियों के लोग मोबाइल यूज कर रहे हैं जी। लेकिन रेट पहले 16 रुपया हुआ करता था, 32 रुपये हुआ करता था, आज 300 रुपए में महीने भर बात करते हैं और अनलिमिटेड बात करते हैं। तो ये प्राइवेटाइजेशन का बहुत ही बढ़िया फायदा मिला, इससे सबक लेना चाहिए। और ये जो है और दुनिया के कोई भी देश में नहीं, ये याद रखिए, और ये सिर्फ इंडिया में है। इसके ऊपर कंट्रोल कौन करता है? रेगुलेटरी अथॉरिटी, ट्राई। जो ट्राई है, ये टेलीफोन रेगुलेटरी अथॉरिटी जो है, यह डिसाइड करती है आपके चैनल के भाव क्या होंगे, बिल्कुल, आपके मोबाइल का रेट क्या होगा, बिल्कुल, टेरिफ क्या होगा, सारी चीजें, डेटा का, सारी चीजों पर ट्राई का कंट्रोल होता है। इसलिए प्राइवेट कंपनियां मनमानी नहीं कर सकती। इसीलिए जो प्राइवेटाइजेशन उल्टे एक चीज हम और आप बताते कि हम तो इसके भुक्तभोगी निकल दीजिए, एमटीएनएल है, एमटीएनएल आज गवर्नमेंट के हाथ में चलता है, लेकिन पूरे मुंबई में हम बता दें, सारे दर्शक भी अगर सुन रहे हैं तो खुद ऑब्जर्व कर सकते हैं कि उनकी सोसाइटी में हो, उनके अगल बगल में हो या उनके हाथ में हो, कितने लोगों के पास एमटीएनएल का डिवाइस, एमटीएनएल का मोबाइल, एमटीएनएल का प्लान, कितने लोगों पर, कितने परसेंट लोगों के पास है? हम समझते हैं कि शायद 4% लोगों के पास भी नहीं होगा। 94% लोग प्राइवेट कंपनियों का इस्तेमाल करते हैं कि उनकी सुविधा अच्छी मिलती है, सर्विस अच्छी मिलती है, और भाव भी कम है। और एमटीएनएल के भाव भी ज्यादा है, सर्विस भी डिफिकल्टीज है, बराबर नहीं मिलती, सुविधा भी नहीं मिलती, इसलिए लोग सरकार से हटके प्राइवेट आए। तो प्राइवेट पे जाने से हमको नुकसान नहीं है, बशर्ते गवर्नमेंट और कारपोरेट दोनों अलग अलग तरीके से अपना सिस्टम पे काम करें। बिल्कुल, बहुत सही आपने बोला कि अगर गवर्नमेंट और कारपोरेट एक दूसरे में मिल गए, साठ-गांठ हो गई, तो फिर पब्लिक का वहां पे कहीं न कहीं तो ये जो कभी जो भी पार्टी विपक्ष में होती है, वो कहती है कि आप देश बेच रहे हो, प्राइवेटाइज कर, तो इसमें जनता को मिसलीड होने की जरूरत नहीं है। प्राइवेटाइजेशन इज नॉट अ बैड वर्ड, वो गाली नहीं है। प्राइवेटाइजेशन आपके हित में है, हमारे हित में है, जब तक कि सरकार अपना नियंत्रण ऊपर रखे। अगर सरकार अपना नियंत्रण रखे, प्राइवेट कंपनी अपना काम करे, तो जनता का भला होता है। जब सरकार व्यवसाय में पड़ेगी या व्यवसाय सरकार में पड़ेगी, तब नुकसान जनता को, तब करप्शन है, आपको ध्यान ये रखना है आपके सरकार के ऊपर कि सरकार अपना काम कर रही है, व्यवसाय अपना काम कर रही है, तो सब कुछ ठीक है। प्राइवेटाइजेशन में कोई गड़बड़ नहीं है, अगर ट्रांसपेरेंटली किया, अगर सरकार नियंत्रण रखती है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी में है ट्रांसपेरेंसी है, सब कुछ हम जागरूक नहीं है, अगर और हम भी सो जाएंगे तो ठीक नहीं है। हमें भी आंखें खुली रखनी है, जहां हमारी आवाज उठानी है वहां हमें हमारी आवाज उठानी चाहिए। ये बहुत जरूरी है। हम नहीं उठाएंगे आवाज तो ये तो ह्यूमन साइकोलॉजी है, कोई कुछ बोलेगा नहीं तो हमारे बच्चे जैसे, हम कुछ बोलेंगे नहीं तो मनमानी करेंगे। तो आप समझो सरकार भी एक तरह से हमारा बच्चा है, उसकी नजर रखो उसके ऊपर, और आप नजर रखेंगे तो अच्छा काम करेगी। और आप में पावर है वो, क्योंकि वो कानून ने आपको वो पावर दिया है, उसको समझिए और उसका इस्तेमाल करिए। मतलब एक हम बता दें कि चैनल, इस जो चैनल पे आप ये कार्यक्रम देख रहे हैं, हम समझते हैं कि देश का कोई भी चैनल इतना क्लियर कट स्पष्ट तरीके से आपको ये जानकारी नहीं देगा, क्योंकि उनको भी टीआरपी बढ़ानी है। बिल्कुल, उनको भी जनता के बीच में झगड़े लगा करके, जनता को गुमराह करके, हम कोई भी चैनल हो, चलिए हम ठीक है, और पॉलिटिशियन को आपस में डिबेट पे लड़ा करके टीआरपी लेनी होती है। हम यहाँ पर टीआरपी इसलिए डिबेट नहीं कर रहे हैं। और इंद्रपाल जी, मैं तो एक बशर्ते एक व्यूअर कहूंगा कि जितने चैनल व्यूअर को भी जागरूक होना चाहिए। जितने भी चैनल है सारे, कहीं कोई राइट में होता है, कोई लेफ्ट में होता है, यही एक चैनल है आपकी लीडरशिप में, जो ना भगवा है, न हरा है, न ब्लू है, न येलो है, जाति, ये हम सारा ब्लैक एंड व्हाइट में बोलेंगे, ब्लैक एंड व्हाइट में क्लियर कट बात इसलिए कर रहे हैं कि हमें किसी से कोई अपेक्षा नहीं है, हमें सिर्फ जनता से अपेक्षा है, और जनता के साथ खड़ा होना है, क्योंकि हमने चैनल ही चालू किया है, जनता के लिए चालू किया है। और निखिल जी का भी मोटो यही है कि जनता की लड़ाई लड़ी जाए, जनता की आवाज
बुलंद की जाए, जी, बिल्कुल। न कि हमको सत्ताधारी में रहना है, न तो सत्ता की बात सोचनी है। बिल्कुल। गवर्नमेंट्स और कारपोरेट जो बात हो रही थी तो बहुत बड़ी। बिजली के ऊपर फिर आते हैं, उसको राउंड ऑफ कर देते जी, हैं। जी। जरा वो स्लाइड वापस लाइएगा, वो ग्राफ स्टेप की स्लाइड एक बार फिर से आगे दिखा दीजिए। तो समझने में आसानी स्टेप होगा। 5 जी, देखिए, कंडक्टिंग पब्लिक जी, हियरिंग, जी। यानी MERC जनता को मौका देती है सामने आके हाँ। अपनी याचिका थोड़ा को छोटा पेश करें, करना। छोटा करें। हाँ, थोड़ा याचिका को पेश करना। स्टेप 4 पे जी, स्टेप 5 स्टेप 5 पे कंडक्टिंग पब्लिक हियरिंग। तो यानी- पब्लिक जो बोलती है उसके ऊपर एक सुनवाई होती है। हाँ, सुनवाई, जहां आप जाके खुद खड़े हो होके सकते हैं, अपनी अपनी objection याचिका खड़ा का कर सकते हैं। प्रेजेंटेशन कर सकते हैं। बिल्कुल। और इसके बाद स्टेप 6, 7, 8, 9 होता है, जो MERC के हाथ में होता बिल्कुल, है। बिल्कुल। पूरा स्क्रूटिनी करती जी, है, हाँ। पूरा डेटा दिखती जी, है, जी। और फिर कहती है कि जो आपका ARR है, एग्रीगेट रेवेन्यू रिक्वायरमेंट, यानी यहाँ पे अडानी बोलेगी मेरे को जब तक समझो 150 करोड़ रुपया सालाना नहीं मिलेगा तो मैं आपको इलेक्ट्रिसिटी नहीं दे पाऊंगा। जी। तो वो लोग नक्की कर 150 करोड़ होगा, 140 है, 145 है, उससे दर तय होता है। और पब्लिक के ओपिनियन सारा पब्लिक ओपिनियन को फैक्टर इन करके होगा कि पब्लिक ने क्या बोला। पब्लिक का और क्या पब्लिक को ऑब्जेक्शन। मालूम ही नहीं कि हम क्या बोलते हैं। बिल्कुल। और पब्लिक को पता नहीं कि हम क्या बोलते हैं। बिल्कुल। जी। तो ये पब्लिक को जानना जरूरी है कि इसके ऊपर आप, और ये सारा वेबसाइट पे आता है, पेपर में पब्लिकेशन होता है, कुछ छुपा हुआ नहीं जी। है, सारा ट्रांसपेरेंट है। तकलीफ ये है कि हम जागरूक नहीं है, तकलीफ ये है कि हम हमारी आवाज नहीं उठाते। जी। तो अब होने के बाद अब चोरी बहुत हो गई। बहुत बड़ी बात बताई जा रही है जी। कि पब्लिक के हाथ में ही सारा गवर्नमेंट है। जी हम कुछ भी कर सकते हैं, जी। लेकिन हमें जानकारी नहीं होती। ये आंदोलन आप जो बाद में करते हो, जी। होने के बाद होने चोरी के हो गई, बाद, चोरी तब- हो गई, आप बोलते हो पुलिस सो रही थी। अरे जी, भैया, आपने घर खुला छोड़ा ना, जी। तब तो चोरी हुई। जी। तो पहले आपने घर आप तो पहले अपने घर को संभालिए, बिल्कुल। अपनी आवाज उठाइए। अपनी सुरक्षा अपने हाथ में है, अभी भी है। अभी भी है। जी। सही समय पे सही आवाज आवाज- उठाने में कोई, ये हमारे लोकतंत्र का एक खंबा है। कि ये लोकतंत्र क्यों है? जी। ये लोकतंत्र इसीलिए तो है कि हर एक नागरिक को अपनी आवाज उठाने का हक है, बिना कोई डर। तो ये कानून में लिखा है। जी। ये कानून का उपयोग हम नहीं करते। जी। हमें आदत पड़ गई है कि होने के बाद हम रोते जी। हैं, और फिर होने के बाद हम रास्ते पे उतरते हैं, चिल्लाते हैं, झंडा उठा। ये सब ये एक जमाने में ठीक था जब अंग्रेज थे। जी। अब तो हमारी सरकार है। तो अब और तो- अभी तो जैसे परसों हुआ निखिल जी की सत्ता के खिलाफ आंदोलन, जी। महाराष्ट्र सरकार केंद्र सरकार के खिलाफ, केंद्र जी। सरकार महाराष्ट्र के खिलाफ। जी, बिल्कुल। कौन गलत है? सत्ता में बैठे हुए लोग, सत्ताधारी लोगों को अगर आंदोलन करना पड़े निखिल जी, ये तो फिर ये तो कहीं बड़े एंड नहीं शर्म होगा। की बात है, ये तो शर्म कहीं- की बात है। और हम इनको सपोर्ट करेंगे, और हमको ये- सपोर्ट करते हैं तो और सब- बोलते हैं कि हमारे लिए लड़ रहे हैं। ये हम बोलते हैं कि हमारे लिए लड़ जी, रहे जी, हैं। जी। ये हमारे लिए लड़ने नहीं है, हमें लड़ा करके मजा ले रहे हैं। देखिए, दोनों के हम किसी पार्टी के नहीं, चाहे कोई भी पार्टी हो, किसी पार्टी को बुरा भी लगे तो अपना कमेंट हमें दे सकते हैं, हम उनकी बात को रखेंगे। बुरा लगेगा तो क्यों लगेगा, और लगना ही नहीं लग रहा है तो क्यों नहीं लग रहा है। पार्टी की अपनी अपनी सोच होती है, उनको वोट बैंक बनाना है, उनको वोट बैंक बनाना है। जी। आपको सिर्फ 5 साल में एक बार वो आपके दरवाजे पे आते हैं आपका वोट लेने। इसके बाद वो आपका कितना ख्याल रखते हैं आप अच्छी तरह जानते हैं। जी, बिल्कुल। और प्रतिनिधि हम इसलिए चुनते हैं कि हम हर जगह जा नहीं सकते, इसलिए हमारा अगुआ आदमी है, ये लीडर है जो हमारी आवाज को आपके सामने रखेगा। जी, बिल्कुल। पार्लियामेंट में लोग बोलते नहीं, हमारे पीछे आके आंदोलन करते हैं। हमारे चुने हुए जो उनको हक दिया कि पार्लियामेंट में आपको बोलना है, आपको असेंबली में जाके बोलना है, वहां पे तो जाएंगे नहीं। ये एक ट्रेजेडी है आज की जी। कि सारे जो आर्ग्यूमेंट होते हैं वो टीवी चैनलों के स्टूडियो में होते हैं, स्टूडियो में होते हैं या रोड पे होते हैं? रोड पे होते हैं। अरे भैया, पार्लियामेंट है, लोकसभा है, जी। राज्य सभा है, जी। और आज तो दूरदर्शन के चैनल है जी। जो इसको प्रदर्शित, जो इसको पूरा लाइव ब्रॉडकास्ट करते लाइव हैं, करता है कि पब्लिक देखे। तो राजनेता ये भी नहीं सोच सकता कि नहीं वहां मुझे कौन देखेगा। अरे जी। सब देखेंगे भाई, पर जी। वहां जाके करिए जी, जी। ना। आप रास्ते पे क्यों उतरते? जी। ये लोकतंत्र में आपका हक है, जी। लेकिन उस हक का दुरुपयोग मत कीजिए। जी। आपका पहला दायित्व ये बनता है कि पार्लियामेंट में जाएं, डिबेट करें, और सरकार का सोचने का अगर गलत कोई इरादा है तो बदलिए उसको। जी, जी। यही तो काम है आपका। जी, जी, जी। लेकिन आप अगर रास्ते पे उतर के बोलेंगे कि नहीं हम झंडा उखाड़ेंगे और तलवार निकालेंगे और लाठी मारेंगे, जी। तो ये तो फिर लोकतंत्र का कोई खाली प्रोपोगंडा होता है। जी, प्रोपोगंडा होता है, वो जनता के हित की बात नहीं होती है। जी, बिल्कुल। ये मैं जो निखिल आप जो कर रहे हैं, जी। ये पक्की हम एक डंके की चोट पे बोल सकते हैं जी। कि सिर्फ प्रोपोगंडा होता है। वह जनता को न तो जागरूक किया जाता है, बल्कि जनता जो जागरूक हो गई होती है उसका ध्यान सही रास्ते पर जाए नहीं,
इसलिए उसको- उनको शायद भटकाया जाता है बिल्कुल। कि तो आप जनता अगर सच जान गई कि मेरे पावर में क्या है, तब तो इन नेताओं के भागने पड़ेंगे इनको। और मैं एक दावा आपको दे सकता हूं दर्शकों को, आपकी तरफ से, इंद्रपाल जी की तरफ से, कि अगर आपको लगता है कि आपकी आवाज़ दिल्ली तक नहीं पहुंच रही है या राज्य सरकार नहीं पहुंच रही है, आप हमें बताइए जी, आपकी आवाज़ इंद्रपाल जी उन तक पहुंचाएंगे, बिल्कुल पहुंचाएंगे। ये हमारा संकल्प है और हम इसके लिए वचनबद्ध हैं। आपके लिए हम लड़ने वाले हैं, बस हमें आपका साथ चाहिए और आपकी हर आवाज को, नेता सुने या नहीं सुने, आपके चुने हुए नेता भले ही नहीं सुने, लेकिन मेट्रो मुंबई आपकी आवाज को जरूर सुनेगा। और हम, आप देख रहे होंगे, हमने अभी 15 दिन हुए इस चैनल को चालू हुए, शुरू किए हुए, और इस 15 दिनों में मैंने सिर्फ जनता की आवाज को उठाया है। हमें न तो पार्लियामेंट्री की बात सुननी है, न तो किसी मंत्री का इंटरव्यू चाहिए, मुझे आम आदमी का इंटरव्यू चाहिए। मुझे आम आदमी की तकलीफ को सुनाना है, लोगों को, आम दर्शकों तक पहुंचना है, आम दर्शकों की आवाज को लेके जाना है। तो हमारे साथ एक हितेंद्र पवार जी भी अभी जुड़ गए हैं। हितेंद्र जी, आप अब देखिए, ये जो स्पेशल प्रोग्राम है, मेट्रो मुंबई की आवाज है, मेट्रो मुंबई का वॉइस है, मेट्रो स्पेशल, हमारा नजरिया, हमारी सोच, और हम फैक्ट बता रहे हैं जो जनता जहां तक पहुंच सकती है। और जी, अभी निखिल जी ने जिस तरीके से एक्सप्लेन किया, बड़ा ही माइंड ब्लोइंग पूरा सब्जेक्ट है और मैटर चल रहा है। हम समझते जनता बड़े ध्यान से देख भी रही हो, सुन भी रही हो, और जो नहीं सुनते होंगे उनके तक पहुंचेगी अगर बातें हमारे सोशल नेटवर्किंग के माध्यम से, लिंक के माध्यम से, तो इस पर जरूर ध्यान देंगे। और हम समझते हैं कि अगर आपको वीडियो मिलता है तो आप इसको लाइक शेयर जरूर करें, शेयर जरूर करें। लोगों को जागरूक करने के लिए मैंने एक प्रोग्राम हमने बनाया है, आपको बताने के लिए कि जनप्रतिनिधि क्यों चुने जाते हैं, आपकी महंगाई क्यों बढ़ती है, आपके घर पे पेट्रोल जो भरे जाते हैं वो महंगे क्यों होते हैं, उसका आपको इनडायरेक्ट डायरेक्ट फायदा नुकसान कैसे मिलता है, बिजली की बिल का जिम्मेदार कौन है, ये सारी बातें बता रहे हैं। पवार जी बताइए, इसमें पब्लिक रिलेशन, पब्लिक का क्या लगा होता है? पेट्रोल का महंगाई बढ़ने से तो पब्लिक को फायदा है, फिर पब्लिक को गुमराह किया जाता है इन जनप्रतिनिधियों द्वारा। परसों आपने यही खबर चलाई थी कि शिवसेना बीजेपी के खिलाफ आंदोलन कर रही है, बीजेपी शिवसेना के खिलाफ आंदोलन कर रही है, दोनों पार्टियां अलग अलग जगहों पे सत्ता में है। ये क्या चलता है, क्यों होते हैं वो? क्या जनता को सही में उनका हक दिलाने के लिए, या जाग चुकी जनता को ध्यान भटकाने के लिए? पहली बार ऐसा हुआ है कि सरकार जनता के लिए सड़कों पर उतरी है। आपने बिल्कुल सही कहा, आम आदमी तो दोनों सरकारों को बीच में पिस रहा है। आवाज टेक्निकली आवाज थोड़ा सा बढ़ाई जाए जी, बोलिए। देखिए चतुर्वेदी जी, आपने जो कहा बिल्कुल सही कहा, सरकारें सड़कों पर उतरेगी तो आम आदमी फिर क्या करेगा? आम आदमी की बात तो करते हैं ये लोग, लेकिन देखा जाए तो ये नुरा खुश्ती होती है, सारा पॉलिटिकली गेम होता है। अभी बॉम्बे में कुछ समय बाद बीएमसी चुनाव होने हैं, शिवसेना को अपनी जमीन तराशनी है, बीजेपी को अपनी जमीन बनानी है, दोनों दावा कर रहे हैं कि अगला मेयर हमारा होगा, हमारा होना चाहिए, कांग्रेस अलग दावा कर रही है। तो कुल मिला के सारे नेता लोग जो है पब्लिक को गुमराह करते ज्यादा है और उनको अपनी कुर्सी की ज्यादा फिक्र है। आम आदमी की फिक्र मुझे लगता नहीं कि ज्यादा होगी। जिस तरीके से अपने आम आदमी के लिए जो खास प्रोग्राम बनाया है, आम आदमी को खास तरीके से जागृत करने के लिए आपकी जो कोशिश है उसको सैल्यूट करना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं। निखिल जी बधाई के पात्र हैं, आप बधाई के पात्र हैं। आम आदमी को खास बनाना ये कला आप लोगों से कोई सीखे और ये होना चाहिए। किसी भी चैनल में इस तरह का कोई प्रयोग अब तक नहीं हुआ है। मेट्रो मुंबई ने जो मुहिम शुरू की है लोगों को जागरूक करने की, बहुत अच्छा प्लान है। मुझे नहीं लगता इसके पहले किसी चैनल ने इस तरह का कोई प्रोग्राम बनाया होगा, आम आदमी को बताया जाए भाई आप बिजली के बिलों के लिए रोना रोते हैं, लेकिन आपके हाथ में वो पावर है, आप चाहे तो आपके हाथ में पावर हाथ में है, बस एक सही समय पर बटन दबाना है। जी, आम आदमी को खास बनाने की आपकी जो खास कोशिश है, इसको इस तरह के जारी रखिए ताकि आम आदमी को भी लगे यार हम लोग भी खास हैं, हमने किसी को चुना के भेज दिया, हमारी जिम्मेदारी खत्म हो गई, ऐसा नहीं है। आम आदमी अभी भी बिजली के बिल को अपने कंट्रोल में कर सकता है। ये बात पहली बार निखिल जी के जरिए हमको मालूम पड़ी, पब्लिक को मालूम पड़ी जी। और पॉलिटिशियन चिल्लाएंगे कि उनके हाथ में है, उनके हाथ में है, अडानी का है, अंबानी का है, केंद्र सरकार का है, प्राइवेट कंपनियों का है, कारपोरेट कंपनियों का है, सारी बातें होती रहती है, लेकिन सच बताने के लिए कोई हिम्मत नहीं करता। किसी की हिम्मत नहीं होती पवार जी, कोई भी चैनल भी हिम्मत नहीं करता, कोई मीडिया भी हिम्मत नहीं करती। हमने हिम्मत किया है
और दिखाने की हिम्मत रखते हैं और बताएंगे कि जनता का हक क्या है। आज निखिल जी ने जो किया है, डंके की चोट पर बताया है कि जनता के पास पावर क्या है और इन जनप्रतिनिधियों की औकात क्या होती है। ये जनता अच्छे से सबक सिखा सकती है। आप बताएं पवार जी कि चुनाव आने वाले महानगर पालिका का। हाँ निखिल जी बोलिए। मेरे ख्याल से जो फ्रेज हम यूज करते हैं आम आदमी, शायद इसमें बहुत ही गलत है। कोई आम नहीं है, सब खास है, सब खास। पहले तो आप हमारे दर्शकों को ये बता दें कि आम आदमी जो वर्ड है साइकोलॉजिकली आपको लगता है मैं कौन हूँ? जी आप ही सब कुछ हो जी, आप हो पब्लिक। अबे आप देश को चुनते हो, सरकार आप चुनते हो, देश आप चलाते हो। बिल्कुल बिल्कुल। और आप अपनी पावर को भूल, अरे आपका एक वोट नहीं है साहब, आपकी एक सरकार है, आप सरकार डिसाइड करते हो। यानी कि 10 वोट 10 लोग चुन गए, आप अगर वोट देने के बाद भी सोचते हो कि हमारे हाथ से निकल चुका है ना, ऐसा नहीं है। आपके प्रतिनिधि आपको बताते नहीं है, नहीं तो आपको हर रोज कुछ न कुछ डिसीजन लेने का पावर है। और वो कैसे है, हम हर संडे आपको इसी समय आपको आकर के जागरूक करते रहेंगे, बताते रहेंगे कि आपकी हक की लड़ाई आप कैसे जीतोगे। और हिंदी में कहावत है, बंद हो मुट्ठी तो लाख की, खुल गई तो फिर खाक की। क्या बात तो ये आप सोचिए कि ये लोग आपकी मुट्ठी खोल रहे हैं, हाँ। आप खोलने मत दीजिए, आप साथ में रहिए ऐसे जी। और आवाज पहुंचाने का काम इंद्रपाल जी करेंगे, पवार जी करेंगे और मैं इनके पीछे। बिल्कुल। बट कभी भी आपको भटकाने मत दीजिए, जो सही है वो हम आपको बताएंगे। आप सोचिए शांति से, कुछ सवाल हो फोन करिए, हमें पूछिए, हम जवाब देंगे। हर मुद्दे पर हम आपको सही आकलन करके उसकी पूरी जो स्क्रूटनी करके उसका पूरा डिटेल निकाल करके सारी जानकारी आप तक हम पहुंचाएंगे। एक बात हम और आज इस खास प्रोग्राम में हम लेना चाहते हैं, पेट्रोल हुआ और बिजली का हुआ, बड़ी समस्या लोगों के पास खड़ी है और लोग परेशान हैं और लोग अलग अलग जगहों पे आंदोलन में जा रहे हैं, लेकिन सोल्यूशन तो निकल नहीं रहा है। एक आंदोलन और चल रहा है स्कूल की फीस को लेकर के। निखिल जी, मैं समझता हूं कि यह भी सरकार के दायरे में तो आता है और इसके साथ साथ में आता है कि एक ट्रस्टी मैनेजमेंट जो होता है उनके भी दायरे में आता है। और फीस कोई भी कम करना नहीं चाहता है, जबकि आप अगर ये देखिए कि जब स्कूल कॉलेज बंद थे तो उनका लेबर चार्जेस कम हुआ, इलेक्ट्रिक का बिल कम हुआ, पानी का बिल कम हुआ, मेंटेनेंस कम हुआ, ट्रांसपोर्टेशन आने जाने का भाड़ा किराया कम हुआ, लेबोरेटरी का खर्चा, लैब का खर्चा, सारी चीजों का खर्चा कम हुआ, लेकिन फीस उतनी ही वसूली जा रही है सिर्फ लास्ट। और गवर्नमेंट के देखिए, मैं ये बात बताऊं कि मिली भगत इसलिए हम सरकार की बोलेंगे कि सरकार आखिर चलते चलते साल के आखिरी दिन में कॉलेज और स्कूल खोलने का फैसला क्यों ले रही ताबड़तोड़। इस कोरोना काल में, कोरोना के भयंकर स्थिति में आप रोड पर बिना मास्क के लगाए चलने जाने पर आप पेनल्टी ले रहे हो, आप लोकल ट्रेन में चलने के लिए आप गाइडलाइन दे रहे हो, और स्कूल और कॉलेज आप खोल रहे हो खाली स्कूल की फीस लेने के लिए। देखिए, इसमें सबसे बड़ा अन्याय जो मुझे दिख रहा है जी, यहाँ अन्याय है कहीं। आप कोरोना काल जब से शुरू हुआ तब से आप देखिए जितने भी उद्योग हैं जी, सबको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ राहत दी गई जी, कि आप EMI मत भरिए, 6 महीना ये मत करिए, 8 महीना ये मत करिए, 2 महीना ये मत करिए, आपको हम NPA नहीं अनाउंस करेंगे वगैरह वगैरह। क्योंकि एक रेगुलेटर ऊपर बैठा है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो सोच समझ के डिसीजन लिया। और मैं इसमें खिलाफ नहीं हूँ, बहुत अच्छा डिसीजन लिया, लोगों को राहत मिली। बिल्कुल। अन्याय कहाँ हो रहा है? छोटे लोगों के साथ, जो सोचा जा रहा है कि क्या करेगा, इसको मैं धमकी दूंगा, फीस दे, नहीं तो तेरा बच्चा एग्जाम नहीं दे पाएगा, दौड़ के फी देगा। तो ये जो अन्याय जो हो रहा है ये बहुत गलत है। और मेरे ख्याल से जब बच्चा स्कूल गया ही नहीं है, आपने कुछ सर्विस दिया ही नहीं है, तो आप किस हक से वो फी मांग रहे हो? अगर बच्चा स्कूल गया होता तो मैं मानता हूँ, चलिए आप रोजगारी नहीं है, बेरोजगारी हो गई किसी, वो भावना की बात है, आप करिए न करिए, आपके कैरेक्टर पे, आपके एटीट्यूड पे है। लेकिन ये तो कमर्शियल मुद्दा है भाई। मैं घर पे बैठा हूँ 4 महीने से, मेरे बच्चे घर पे बैठे हैं 8 महीने से, वो घर में इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे हैं, घर में पढ़ाई कर रहे हैं, आपके स्कूल आते नहीं है, तो कौन सी फीस मांग रहे हो आप? और अगर आप इसको नहीं समझ सकते, आप खुद एजुकेटर हो, आप शिक्षा दे रहे हो बच्चों को, तो आप में कितनी अकल है? मैं तो सीधा मुंह पे बोलता हूँ, जो ट्रस्टी है इन प्राइवेट स्कूल्स के, जो फीस में
छूट नहीं दे रहे ये वो ट्रस्टी। गुनहगार है वो। जी जी बिल्कुल। क्योंकि हमें समझना बहुत बहुत जरूरी है कि सारे ये जो ट्रस्ट से बहुत पैसा कमाते हैं। स्कूल का, प्राइवेट स्कूल का जो बिजनेस है वो लॉस मेकिंग नहीं है। नहीं बिल्कुल बिल्कुल। आप अगर बल्कि सबसे बड़ा व्यापार है। मैं आपको अगर थोड़ा टाइम मिलेगा नेक्स्ट हफ्ते में सबके बैलेंस शीट निकाल के दिखाऊंगा कि सबके पास कितना पैसा पड़ा है। बिल्कुल बिल्कुल। अगले संडे तो आप बैठिए, हम मैं- पोल खोलेंगे पूरी। तो इसमें बहुत जरूरी है कि यार आम आदमी है, कुछ तो सोचिए। आप बोलेंगे नहीं, आपको हम एग्जाम में ही नहीं बैठने देंगे। अब 10th का एग्जाम आ रहा है, वो बच्चे के ऊपर क्या असर होगा मेंटली पता है आपको? वो सोचेगा मेरे माता पिता के पास मेरी फीस भरने के पैसे नहीं है, मेरा फ्यूचर क्या है? सोचता रहेगा, मेरा फ्यूचर क्या है? कितने स्ट्रेस में एग्जाम देगा? में जा सकता है। पैसे की बात एक तरफ, मानसिक रूप से जो आप नुकसान कर रहे हो, जो हैरेसमेंट जो बच्चों पे कर रहे हो, पेरेंट्स की बात छोड़िए, वो तो अपना संभाल लेंगे, आपके साथ झगड़ लेंगे, जो भी करना है कर लेंगे। बच्चे के ऊपर मानसिक रूप से जो इफेक्ट होने वाला है वो अच्छा नहीं है, क्योंकि वो यही सोचेगा कि क्या इसीलिए मैं पैदा हुआ। शारीरिक और आर्थिक दंड एक बार आदमी भूल जाता है, लेकिन मानसिक जो है कभी नहीं भूलेगा, कभी नहीं भूलता। और ये बहुत बड़ा गुनाह, बहुत बड़ा पाप किया जा रहा है। एक पाप बोलेंगे हम इसको, गुनाह भी है और पाप भी है। और मेरे ख्याल से राज्य सरकार के पास पूरा हक है जी इसके ऊपर एक ऑर्डिनेंस पास करना, एक एक्ट लागू कराना कि कोई स्कूल किसी भी बच्चे को 10th स्टैंडर्ड के परीक्षा अटेंड करने से रोकेगी नहीं। जी कोई भी फी का मुद्दा हो, फी का मुद्दा पैसा प्रॉब्लम पैसे से सॉल्व होगा। जी जी। लेकिन अगर वो बच्चा स्कूल नहीं जा पाया, एग्जाम नहीं दे पाया, तो उसके भविष्य के ऊपर जो असर पड़ेगा वो उसका कोई सुझाव नहीं है, उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। वो लाइफ लॉन्ग वो चोट वो बच्चे के मानसिक इस पे पड़ी रहेगी और बहुत नुकसान होगा। तो मैं तो बोलता हूँ बहुत जरूरी है ये समझना सरकार को, कल के कल वो पास करे, कोई बच्चा एग्जाम से रोका नहीं जाएगा। जी हमारे आखिर के प्रोग्राम में पैनलिस्ट आते हैं, हो जाएगा, सोच रहे हैं, करेंगे। अरे 15 दिन अगर बच्चे को मानसिक टेंशन दिया ना, तो उसका 15 साल की लाइफ का असर पड़ेगा। इसका उसको 1 घंटे के अंदर तुरंत डिसीजन आना चाहिए। अगर सरकार और इसमें बड़ी बात कौन सी है, यही बोलना है ना कि भैया इसको एग्जाम देने दे, पैसे की बात होती रहेगी। नहीं होती रहेगी, और भाग थोड़ी ना जाए। बोर्ड के एग्जाम तक फॉर्म तक नहीं भर दिए जा रहे हैं। आपने उद्योगपतियों को बोल दिया 6 महीना पैसा मत भरो, 1 साल मत भरो, क्योंकि उनके पास पावर है। आम आदमी को आपके पास समझते हो लाचार है, बेबस है, पावर ही नहीं है, करो कुछ करना है जी। नहीं लेकिन एक बात, हाँ ये बात अभी पॉइंट की बात है निखिल जी, कि इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड पे एक रेगुलेटरी है MRC, हमारे और सब पे एक सरकारी अथॉरिटी है, इस पे भी पेट्रोल पंप के ऊपर। इसके ऊपर आखिर इसकी दादागिरी क्यों चलती है? इसमें दादागिरी इसलिए चल रही है क्योंकि जो रेगुलेटर बैठा है वो कुछ कर नहीं रहा जी। अगर आप पुलिस थाने में बैठ के सिगरेट बीड़ी पियोगे और पुलिस थाने में जो इंस्पेक्टर बैठा कुछ बोलेगा नहीं, बैठा ले तो दारू पी, ले शराब पी, ले सिगरेट पी पुलिस थाने में बैठ के, तो गलती आपकी नहीं है ना, वो थानेदार की है। तो आज जो थानेदार बैठा है ना स्कूल के लिए, वो कुछ नहीं कर रहा है। आज एक एक्ट है, महाराष्ट्र एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रेगुलेशन ऑफ फी एक्ट। क्या बात है दीदी? ये एक स्टैट्यूट है, ये एक्ट है, हर राज्य में एक बार फिर उसका जिक्र ये महाराष्ट्र एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रेगुलेशन ऑफ फी एक्ट है। देखिए उसमें पूरा प्रोसेस दिया गया है, क्या है उसमें, क्या पावर है गवर्नमेंट के पास, सारा दिया गया है। तो अगर कोई कहता है कि नहीं हमारे पास पावर नहीं है, तो ये गलत है। मेरे ख्याल से सरकार के पास फुल पावर है। अगर वो चाहे, ये अंडरलाइन करिए, अगर वो चाहे तो ये कर सकती है जी। लेकिन अच्छा, अब ट्रस्टियों की मनमानी क्यों चलती है? क्या उनको ये डर नहीं होता है कि हमारे ऊपर रेगुलेटरी है, हमको भी कहीं न कहीं सरकार हमारे पर दबाव डाल सकती है, कुछ कर सकती है? क्या इसकी क्या वजह हो सकती है? देखिए ना, मैं डायरेक्ट जवाब नहीं दूंगा, लेकिन पहले जो मैंने बोला, जब सरकार और व्यवसाय एक हो जाएंगे, एक तरफ हो, लेकिन एजुकेशन में ऐसा हुआ है, तब तकलीफ होती है। एजुकेशन में कहा जा रहा है कि ऐसा हुआ है, हाँ, कि 90% लोगों के जो ट्रस्टी हैं वो किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी से ही बिलोंग करते हैं जी। अगर आंकड़े आप निकालें, हम दर्शक समझ रहे हैं कि दर्शक सोच रहे होंगे, और दर्शक आप खुद आकलन करिए कि आपका मैनेजमेंट का ट्रस्टी, चेयरमैन, जो सेक्रेटरी है, वो किस पार्टी से बिलोंग करता है। अगर किसी राजनीति से है तो समझ लीजिए कि राजनीतिक पार्टियों के ट्रस्टियों पर यह आपके द्वारा चुने हुए राजनेता और सत्ता में बैठे हुए जो राजनेता हैं, राजनीतिक पार्टियां, वह दबाव किसी भी हालत में नहीं डाल सकती, क्योंकि वो तो सब एक दूसरे के हैं, एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। तो वो कौन किसको गलत ठहराएगा?
तो सिर्फ जनता के बीच में आकर के बोलेंगे कि हम करने जा रहे हैं, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, और करने के कोई कुछ नहीं। इसके लिए जनता को बिना पार्टियों का सहारा लिए हुए अपने हक की लड़ाई को लड़ना होगा। जी बिल्कुल लड़ना होगा। ये हक देखिए, सीधा साफ समझिए कि कॉलेज का लाइट का बिल बचा, पानी का बिल बचा, लैब का खर्चा बचा, आने जाने का खर्चा, भाड़ा किराया बचा, ये सारी चीजें बची है और आपका बड़ा है। और वही खर्चा आपका बड़ा और है। आपका बड़ा है, आपका नेट का खर्चा बड़ा, आपका लाइट, आपके बच्चे घर पे हैं तो ज्यादा देर पंखे यूज होंगे, एसी यूज होगा, लाइट का बिल, कंप्यूटर, वो खर्चा बढ़ा है आपका। आपका महीने का खर्चा 500 से लेके 1000 तक बढ़ा है, उनका महीने का खर्चा 500 से लेके 1000 तक कम हुआ है। तो जो उधर 10,000 का जो बढ़ा हुआ है, वही अगर वो छोड़ दें तो आपका जो 10,000 आपने बढ़ाया वो मेंटेन हो जाएगा। लेकिन आपका बड़ा है, लेकिन आपको फीस उधर ज्यादा भरना है। अब समझ लीजिए कि किसी की स्कूल की फीस 40,000 है, वो 40,000 ले रहे हैं, लेकिन उनके यहाँ स्कूल में एक्चुअली में देखा जाए तो उनका खर्चा केवल 25,000 हुआ है। एक मान लिया जाए लीगली, अगर वो आप बोल रहे तो उनको 15,000 माफ करना चाहिए। आपका खर्चा 10,000 बढ़ा है, क्योंकि आपका लाइट का बिल लेन अगर देंगे तो पर डे का अगर 400, 500, 300, 400 बढ़ा तो महीने का 10-12,000 बढ़ गया। वो 10-12,000 और 40,000 फिर तो आपको 52,000 का खर्चा आ गया, आपको 52,000, जबकि आपने एक्चुअली में कॉलेज का जो खर्चा हो रहा है 25,000 का, लेकिन आपका हुआ 52,000। तो ये जो डिफरेंस है, खाली कॉलेज अगर बैठ करके रास्ता निकाल ले तो इसके अंदर आसानी से सबकी समस्या दूर की जा सकती है। लेकिन बात तो सिर्फ उतनी है निखिल जी कि सबको पैसा कमाना है, देश को। ये देखिए, नॉर्मल सर्कमस्टेंस में मैं बोलूं कि आपका व्यवसाय है, पैसा कमाइए ना, कोई तकलीफ की। लेकिन थोड़ी तो जब कोविड हुआ है, जी, जब बेरोजगारी बढ़ी है, ये 100 साल में एक बार हुआ है, 100 साल में पहली बार हुआ है। जो 100 साल में एक बार या पहली बार हुआ है, तब तो हमें सहानुभूति जताना जरूरी है। तब व्यवसाय को एक तरफ रखना चाहिए और समाज के लिए क्या ठीक है। देखिए, हम कोई भावना पे नहीं जा रहे, हम तो ये कह रहे हैं कि जो सामाजिक नुकसान जो हो रहा है, जो हमारे आने वाली पीढ़ी के ऊपर जो नुकसान हो रहा है, वो नहीं होना चाहिए ना। आप, मैं ये नहीं कह रहा हूँ आपने पैसा छोड़ दिया, आप नुकसान कर लो, किसी को फायदा हो, नहीं, आप बैठ के आप एक्चुअल पैसा लीजिए ना, जो आपके खर्चे हुए हैं, जो आपके इंस्टीट्यूशन आपका बंद नहीं पड़े। भाई कॉलेज स्कूल चलने चाहिए, वो मेंटेनेंस होनी चाहिए, लेकिन आप मेंटेनेंस के नाम पर अगर अनर्गल चीजें आप लेंगे तो ये कहीं और इसका इम्पैक्ट बच्चों पे क्या हो रहा है। मैं तो पेरेंट्स तो ठीक है, थोड़ा मेंटल हैरेसमेंट होगा कहीं से कहीं। जो 12, 15, 16 साल का लड़का जो है, जो वो क्या सोचेगा, इसके नौनिहाल को तो संभालना पड़ेगा। बच्चा या बच्ची है, वो क्या सोचेगा कि ये मेरे देश में ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। तो ये एक विडंबना है। और वो भी जहाँ जो सरस्वती माँ का मंदिर है, विद्या का मंदिर है, और विद्या के मंदिर में अगर छात्र को, विद्यार्थी को टार्चर किया जाए, और क्या जाता है ना, एक ही चीज है जो बांटने से कम नहीं होती है, वो विद्या है। आप विद्या बांटोगे तो आप कहीं गरीब नहीं हो जाते, विद्या तो आपके पास और बढ़ेंगे आप। आपका अगर आपके बच्चों का स्कॉलर सब टॉपर निकले तो आपके कॉलेज का ही नाम होने वाला, विद्यालय का ही नाम होने वाला, और आपकी बिजनेस इनकम बढ़ेगा भी है। तो इसको लेकर के आपके विद्यार्थियों को चिंता करना हर शिक्षक का और हर शिक्षा का इंस्टीट्यूट चलाने वाले लोगों को सोचने की जरूरत है। क्योंकि कोविड का एक त्रासदी है, यह एक नेचुरल त्रासदी आई है, प्राकृतिक आपदा है, और इस समय सबको सोचना सबकी जिम्मेदारी बनती है। हम पाप करने से बचें, हम गलत करने से बचें। हमें अपना हक छोड़ना नहीं है, हमने हक छोड़ने के लिए नहीं बोल रहे, लेकिन अन्याय न करें, वो भी बच्चों के साथ विशेष करके। तो हमारे स्पेशल प्रोग्राम में आपने बहुत अच्छी बातों को हमने बताया। आपको अगर अच्छा लगा तो आप कमेंट हमें लिखिए। अगले हफ्ते हम आपको कुछ और इसी तरीके के अच्छे, सटीक और सही जवाब लेकर के हम आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार। नया अंदाज, नया तेवर, बड़ी नजर, सही खबर, हर समय हर जगह तैयार। मुंबई का चौकीदार, मेट्रो मुंबई।